तो मैंने सब्जेक्ट वाइज ही प्रिपेयर किया था और सब्जेक्ट में भी मैंने सबसे ज्यादा फोकस जो था वो फार्माकोलॉजी पे किया था। और एम्स के पीवाईक्यू थोड़े से देखे हुए थे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए थे बहुत सारे। एक याद है वो लैमिनेशन वाला क्वेश्चन, वो आया था एग्जैक्ट सेम एज इट इज उठा के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पैरामेडिकल अड्डा 24/7 पर। तो कैसा असल बच्चों, और उसी के बीच में जो है एक नया सितारा आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हुआ हूँ, यानी कि मुस्कान जी से आज हम बात करने वाले हैं, जो कि जिन्होंने अभी एम्स सीआरई के अंदर काफी अच्छा स्कोर यहाँ पर रखा है। और कहने के लिए टॉपर भी कही जा सकती है, या फिर इनका रैंक के अंदर नाम है ये भी कह सकते हैं। लेकिन अपने जज्बातों को और अपनी प्रिपरेशन को ये आगे किस प्रकार से और बढ़ा रही हैं, क्योंकि छोटे में अपने आप को नहीं आंक रही। ये चाहती हैं कि अपने आप को और लंबी रेस के अंदर ये शामिल करें। ये चाहती हैं कि ये जो मतलब जितनी भी फार्मेसी फील्ड के अंदर जितने भी स्कोप्स हैं, शायद मेरे हिसाब से जितनी मैंने इनसे अभी तक बात करी है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये अपने आप को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहती हैं। तो मैं तो इनके बारे में क्या ही कहूँगा, शुरुआत इनसे ही कर लेते हैं, इनके बारे में जानने के बारे में। और सबसे पहले ये अपने आप को परिचित कराएंगी, और उसके बाद हम इनसे काफी कुछ चर्चा करेंगे। ये कोई इंटरव्यू नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल बातचीत है, जैसे मैं आप लोगों से करता हूँ हमेशा से। लेकिन हाँ, इन्होंने कुछ अपने आप से कुछ बड़ा करा है, तो एक ही इंटरव्यू तो इनके लिए बनता ही था। तो काफी लंबे समय से हम इसको प्लान कर रहे थे, लेकिन एग्जीक्यूशन हो नहीं पा रहा था। लेकिन आज जो है संडे के दिन हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको आज एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्वागत है मुस्कान जी आपका। Hello everyone, I am Muskan Zakate and I have completed my diploma from Institute of Pharmacy Miraj, Maharashtra, and currently I am pursuing my B Pharm at Appasaheb Birnae College of Pharmacy, Sangli, Maharashtra. And my hometown town is Sangli itself. ओके ओके। सो और कुछ पहले अपने बारे में बताइए, पहले कुछ अपना इंटरेस्ट बताइए। आप कैसे फार्मेसी के अंदर आए, कैसे आपका ये पूरा जो है प्रोसेस चला। मतलब पहले बच्चों को जानने में तो हेल्प मिले कि हाँ आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कैसे कैसे पढ़ाई करके आए हुए हो। अच्छा, तो मोस्टली जो रहता है कि नीट रिपीटर, मतलब नीट नहीं हुआ तो फार्मेसी में लेते हैं, तो मेरी भी कुछ वही कहानी है कि अच्छा। मैं फार्मेसी में आ गई। हम्म। लेकिन बाद में मैंने फार्मेसी तो बाय चॉइस ने लिया था, लेकिन बाद में फार्मेसी में मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो ये भी अच्छी बात। फार्मेसी में इंटरेस्ट, हाँ, हम्म। बढ़ गया उसका देख के सब। इसलिए है फार्मेसी जो है। तो आपने क्या पहले सीधा बी फार्म करा, डिप्लोमा करा, क्या आपकी पूरी मैंने पहले डिप्लोमा किया ट्वेल्थ अच्छा। के बाद। फिर बी फार्म करना फिक्स नहीं था, लेकिन डिप्लोमा में अच्छा स्कोर आ गया तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर को मिल गया, अच्छे अच्छे कॉलेज हम्म, में, सांगली के टॉप कॉलेज में मिल गया एडमिशन। अच्छा तो इसलिए कर दिया फिर बी फार्म भी, मतलब अभी कर रही हूँ, शुरू है। अच्छा अच्छा। देखो, ये भी काफी अच्छी बात है बच्चों की डिप्लोमा सब बच्चे नहीं करते, पहली बात तो, क्योंकि इसको ऐसा सोचते हैं कि ये तो छोटा कोर्स है, हम तो भैया बी फॉर्म हम्म। करेंगे। लेकिन अभी देखो, बिहार के अंदर वैकेंसी आई तो डिप्लोमा वाले एलिजिबल हो गए। ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर देखो डिप्लोमा वाले को ही एलिजिबिलिटी माना जाता है। अब बिल्कुल बच्चे सर। मतलब ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हाँ, अगर डिप्लोमा हो जाता है तो लेटरल एंट्री में भी एडमिशन हो जाता है, साथ में डिप्लोमा के बाद अगर कुछ हालात ऐसे नहीं रहते तो हमारे पास जॉब की अपॉर्चुनिटी भी अच्छी खासी होती है। मतलब अपने पैरों पे 2 या 2.5 साल बाद ही बच्चा सक्षम हो जाता है, ऐसा मानना है। हाँ, हाँ तो बिल्कुल सर। मुस्कान, चलो ये तो काफी रहा आपके बारे में। अब बच्चे काफी ज्यादा जानना चाह रहे होंगे, मुझे लगता है कि प्रिपरेशन कैसे करी एमसीआरई की आपने, क्या आपका मतलब किसके ऊपर ज्यादा फोकस करा, या क्या कह सकते हैं कि क्या आपकी पूरी रणनीति रही। पहले सब्जेक्ट ओरिएंटेड चलते हैं कि आपने हम्म। एमसीआरई 2025 के लिए कैसे प्रिपेयर करा। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज ही प्रिपेयर किया था और सब्जेक्ट में भी मैंने सबसे ज्यादा फोकस जो था वो फार्माकोलॉजी पे किया था। वो हमेशा से ही क्योंकि कहते हैं, हमेशा से हाँ, यही रहते हैं, और बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं कि क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी सबसे मेजर पार्ट है। चलो ठीक है हाँ, मुस्कान। सबसे मेजर पार्ट तो वही था। तो वो मुझे पसंद भी पहले से फार्माकोलॉजी है, तो मुझे पढ़ने में भी वही मजा आता था ज्यादा। तो मैं फार्माकोलॉजी पढ़ती थी अपने डी फार्म के नोट से, और जब बी फार्म में भी है वहीं से भी पढ़ लेती थी। तो मैंने वो पढ़ के रिवाइज करके फिर आपके वीडियोस देखे, जो भी थे ऑनलाइन पूरे फार्माकोलॉजी के रिलेटेड। और आपकी एक सबसे अच्छी बात ये थी उसमें कि आप एम्स के सिलेबस वाइज पूरा
एनालाइज करके वीडियो बनाते थे, फिर एमसीक्यू लेते थे उसके रिलेटेड, वो टॉपिक के रिलेटेड, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। देखो हमने कभी किसी को कैसे भी रोका नहीं है। देखो एट लास्ट सिलेक्शन होना चाहिए। देखो बच्चा भी स्वार्थी है, टीचर भी स्वार्थी है। देखो दोनों को स्वार्थी बनना पड़ता है। दुनिया स्वार्थी है तो हमें भी स्वार्थी बनना पड़ेगा। जहां से जो मिल रहा है वहां से ग्रैब करो और सिलेक्शन लो, है ना। मेन चीज यही है। चलो सही है। दूसरा दूसरा सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट था फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स के लिए भी मैंने पोसोलॉजी और डोसेज फॉर्म, उनका क्लासिफिकेशन एंड उनके जो एक्सिपिएंट है, उसकी स्टडी, मतलब उस पे ज्यादा फोकस किया था। और एम्स के पीवाईक्यू थोड़े से देखे हुए थे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और अगेन आपके वीडियोस और आपके जो स्ट्रेटजी थी वो एनालाइज करने की, फिर वो बहुत ज्यादा काम आई। मुझे लगता है आपके वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए थे बहुत सारे। मुझे अभी देखो एग्जैक्टली याद नहीं, मुझे एक एक याद है, वो लैमिनेशन वाला क्वेश्चन, वो आया था एग्जैक्ट सेम सेम एज इट इज उठा के, तो चर्चा में रहा ये। ऑप्शन भी चेंज नहीं थे। देखो है क्या, सिंपल सी बात है। हमेशा से एक ही बात कहता हूँ, चाहे मुझसे पढ़ो किसी से भी पढ़ो, कुछ भी करो जीवन में, जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसका पैटर्न क्या है वो कैसे पता लगेगा? प्रीवियस ईयर से। हमें एग्जैक्टली। इस रास्ते पे चलना वो कैसे पता लगेगा? सिलेबस से। दो पता। चीज। तीसरा पढ़ाई हम्म। और चौथा रिवीजन। चार मूल मंत्र होते हैं हमेशा, यही हम समझाते हुए आ रहे हैं, यही तुमने भी बता दिया। और यही शायद मुझे लगता है कि जो हर एक सिलेक्टेड बच्चा है वो भी मुझे लगता है सेम ही चीज को रिपीटेड करेगा। ठीक है। चलो तीसरे एग्जैक्टली। सब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। मेजर तीसरा सब सब्जेक्ट। हाँ, तीसरा सब्जेक्ट जो है वो फार्माकोग्नोसी है। तो हमारे बीफार्म में प्रोजेक्ट करना था अभी फाइनल ईयर का। तो उसके लिए मुझे एक्सट्रैक्शन का करना था, मतलब एक्सट्रैक्शन करके हम बकल फिल्म बनाने वाले हैं। तो मुझे फार्माकोलॉजी वैसे तो पसंद नहीं है, वो पूरा रट्टाफिकेशन होता है इसलिए। बट मैंने प्रोजेक्ट के लिए फार्माकोलॉजी पूरी पढ़ दी, मतलब क्या फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, सब सब मतलब पढ़ दिया। हाँ, फार्माकोग्नोसी। कोग्नोसी। अच्छा। वैसे फार्माकोग्नोसी ट्रिक्स के साथ याद करी जाए, जैसे हम भी पढ़ाते हैं एलोएज जो है वो अभी हाँ गई, हाँ हाँ। तो भाग गई, ये कर गई वो कर गई, तो और है उसमें ये अगेन, तुम। हाँ अगेन आपके जो क्रिसमस सीरीज वाले था क्या वो फार्माकोग्नोसी के वीडियो? फार्माकोग्नोसी हाँ, इसमें क्रिसमस सीरीज लेटेस्ट आ वाले वो चुकी भी है। वीडियो देखे थे मैंने। अभी एक आरआरबी की लेटेस्ट 4 वीडियो आई हुई हैं जो कि काफी हम्म। मेजर क्लियर करती हैं, बट उसमें आपने मैं ट्रिक्स मान। भी बताई। हाँ रटना नहीं है, ट्रिक्स करना है। देखो सिलेक्शन चाहिए, बात खत्म। हमें फालतू का ज्यादा रट्टाफिकेशन करने से कोई सेंस भी नहीं होता, है ना। चलो इसके बाद एग्जैक्टली। एचईपी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बचा मेजर सब्जेक्ट। 5 मेजर सब्जेक्ट होते हैं ना, तो इसमें से हम्म। एचईपी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए क्या करा आपने? ये एचएपी के लिए तो मेरा वो फार्माकोलॉजी एंड एचएपी तो फेवरेट था ही साइमल्टेनियसली। और उसके लिए भी मैंने डिप्लोमा के नोट्स रिवाइज करे थे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और आपकी वीडियोस देखी थी, सेम एमसीक्यू सॉल्व किए थे। बढ़िया बढ़िया। दैट्स ऑल। और केमिस्ट्री, बच्चों को डाउट बहुत रहता है केमिस्ट्री। हाँ, केमिस्ट्री में तो आई एम वन ऑफ देम। फिर केमिस्ट्री तो मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता था, मतलब वो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ठीक की लगता है। प्रैक्टिस करना, हम्म। हाँ, पड़ता था। लेकिन तुम ये देखो कि स्ट्रक्चर से ज्यादा क्वेश्चन बनते कहाँ हैं। मतलब मैं देखो छोड़ना तो कुछ नहीं चाहिए। जो हाँ लाइट लाइट स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन होते हैं मुझे लगता है कि उनको ही करना हाँ, चाहिए। वही तो, फिर भी जो कैसे। हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है, मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वाला, वो मैंने अगर कर लिया तो स्ट्रक्चर में आगे जाके आसानी आती है। तो मैंने अपना बेस जो फाउंडेशन था वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, वो क्लियर रखा था। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो ये उसमें तो रहे कुछ कुछ मेजर टॉपिक्स के बारे में बात मुस्कान। अब ये बताओ, सभी को ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है सभी को। देखो तुम अभी पढ़ भी रही हो, बी फार्म भी कर रही हो, कुछ बच्चे इसी प्रकार से कहीं जॉब भी कर रहे होंगे, कुछ पढ़ भी रहे होंगे। हम्म। तो हम्म। इसके हिसाब से आपका डेली रूटीन क्या रहा, या आपने डेली किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करके रखा? क्योंकि खुद को किस प्रकार से इस रूटीन के अंदर डालना है, क्योंकि काफी बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। काफी बच्चों को एक हम्म। ये रहता है कि यार अभी पढ़ रहे हैं, चलो पेपर जब आएगा जब तैयारी करेंगे। अभी आरआरबी में भी हम लोगों ने देखा, हम कब से कहते हुए आ रहे थे अप्रैल के लास्ट में पेपर होगा, लेकिन बच्चे जो है हम्म। बीच में एम्स वाले टाइम पर बड़े बड़े जोश के साथ भरे रहे। 2,500 3,000 4,000 बच्चा क्लास देख रहा था मेरी, एकदम से डाउन। फिर अब जैसी पेपर की डेट आई फिर ऊपर जाने लगे। ये जो उतार चढ़ाव है इसको आपने कैसे मैनेज करा अपने स्टडी रूटीन के हिसाब से? सेम ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आती थी, लेकिन अ, मुझे करना था। और हम्म।
ये एक रूटीन फॉलो करना था, और मेरा रूटीन लास्ट के 15 डेज में तो ऐसा था कि ईट, स्टडी, स्लीप एंड रिपीट, बढ़िया। सब। हम्म। और कुछ नहीं, मतलब फ्रेंड से भी कांटेक्ट कम था पूरा। मतलब ऐसे रिलेटिव के पास भी नहीं जाती थी, फंक्शन भी अटेंड नहीं करती थी। तो यही था मेरा रूटीन। और ये तो और चलो 15 दिन और 1 महीने की बात हो गई, लेकिन इस हम्म पूरी प्रोसेस में खुद को कैसे इन्वॉल्व रखा? वो क्या रूटीन था, मतलब वो क्या मूल मंत्र कुछ है आपके पास ऐसा? पूरी रूटीन जो थी मेरी, वो तो मैं मतलब रात में ही ज्यादा पढ़ती थी। अच्छा। नहीं, ऐसा हाँ कुछ है मैं, कि जो बच्चे कहते हैं कि 10 से 12 घंटे, 16 घंटे पढ़ना है, 24 घंटे ही पढ़ना है, सोना नहीं है, बस पढ़ते रहो, ऐसा नहीं कुछ? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है। मतलब सोना तो जरूरी है। मैं एटलीस्ट 8 to 10 आवर की पढ़ाई कर ही लेती थी। जो एक महीना था एम्स के लिए, उसमें मैंने मुझे नहीं लगता कि मैंने एक भी दिन छोड़ा है कि उसमें मैंने पढ़ाई नहीं की, 8 to 10 आवर्स की। तो मतलब हमें लगता है कि अगर कोई बच्चा अपने पूरे दिनचर्या में से 6 से 8 घंटे निकाल लेता है तो वो भी मोर देन सफिशिएंट होता है ना? हाँ लेकिन हाँ, जब पेपर पास आ गया, 1 महीने ही बचा, तब तो मुझे लगता है कि 10 घंटे भी कम पड़ते हैं, मतलब कम पूरे। कम है, कम है, कम है, एग्जैक्टली तो सर। मेरे बिल्कुल। भी बढ़ गए थे लास्ट में। हम्म। चलो, तो अब जो अब काफी बच्चों का एक और डाउट होता है, अभी कोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कोलॉजी समझ में आ रही है, जब कोलॉजी हम्म खत्म करी, सुटिक्स पढ़नी स्टार्ट करी, तो कोलॉजी दिमाग से चली गई। जब केमिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट करी तो कोलॉजी और सुटिक्स दोनों ही दिमाग से चली गई। तो ये जो हम्म डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच का जो गैप है, या ये कह सकते हो कि इस टाइम को कैसे आपने मैनेज करा? मतलब ये जो डिफरेंट, जैसे मैं भी हमेशा कहता हूँ कि भाई बच्चों, सुटिक्स बच्चों एचओपी को कोलॉजी के साथ मिलकर पढ़ाओ, आप इसी एग्जैक्टली। के साथ केमिस्ट्री को देख लो। तो ये हम्म जो हम्म हम्म। आपकी क्या रणनीति है इसके अंदर? मतलब मेरी तो नहीं सुनते बच्चे, शायद आपकी सुन लें, मतलब अभी आप ये थोड़ी सी बताओगी तो शायद आपकी सुने, तो आप अपनी रणनीति बताइए। ठीक है, ठीक है। तो मैंने फार्माकोलॉजी पढ़ती थी। मैं ज्यादातर 3 घंटे, वो जो 8 घंटे थे उसमें के तो 3 घंटे चलो, में 3 घंटे फार्माकोलॉजी हमने पढ़ती थी। निकाले कोलॉजी के, ठीक है। हाँ, कोलॉजी के लिए। और उसके साथ साथ एचईपी भी रिवाइज करना है। मतलब उसको अगर कितना? अ, चलो एक टॉपिक अ, उठाते हैं, मतलब हाँ इंटरव्यू नहीं, एक टॉपिक उठाते हैं। मान लो कि ठीक है। हमने पढ़ना स्टार्ट करा ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, तो कैसे हाँ, रणनीति रहेगी आपकी इसकी? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हाँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं कोलॉजी से स्टार्ट नहीं करूंगी, मैं हाँ, एचएपी लूंगी। ये पॉइंट, ये यही सुनना चाह रहा था मैं इसमें। हाँ, तो मैं एचएपी लूंगी। और जो ब्लड सर्कुलेशन का जो टॉपिक है, हम्म। अ, हाँ, उसमें एचएपी में तो वो पूरा रिवाइज कर लूंगी। एक तो इसके कंसेप्ट पहले से ही पढ़े हुए हैं, तो उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता रिवाइज करने में। तो फिर भी एक बार भूल जाऊंगी, इसलिए रिवाइज कर देंगे, नो रिस्क। तो हम्म। वो रिवाइज कर लिया एक बार। फिर फार्माकोलॉजी उठाया, ठीक है। सीवीएस उठाया। फिर सीवीएस पढ़ना शुरू कर दिया, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व किए। एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होता है, उसी वक्त और पढ़ा ना, अगर मैंने कुछ पॉइंट्स पढ़े तो मैं उसके रिलेटेड एमसीक्यू उसी दिन सॉल्व करती थी। तो मुझे क्या होता था, एक्टिव रिकॉल हो जाता जो मैंने पढ़ा था। तो वो ज्यादा भूलने के चांसेस जो थे वो कम हो जाते उसी टाइम। बस और यहाँ पर एक। उसके बाद जो है मैं उसका नेक्स्ट डे रिवाइज करती थी। मतलब वो है ना एक टेक्निक कि 1, 4, 7 और 1 मंथ के बाद रिवाइज वाली टेक्निक। तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बहुत ज्यादा काम आई मेरे। साइंटिफिक प्रूफ है, साइंटिफिक प्रूफ है। साइंटिफिक। अब इसी के साथ केमिस्ट्री भी अगर ऐड कर दे बच्चे, अब एक ही महीना बचा आरआरबी के अंदर भाई, हम्म वो केमिस्ट्री भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइमल्टेनियसली, फार्माकोलॉजी, क्योंकि और साथ में केमिस्ट्री की ड्रग्स भी उसी के साथ इन्वॉल्व कर दें। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिल्कुल। क्योंकि केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही एडिशनल होता है, वो है उसका स्ट्रक्चर और सार। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्लासिफिकेशन तो सेम ही है, एज एज इट इज कोलॉजी के जैसा। तो अब चलो बुक्स की बात कर लेते हैं। काफी बच्चों को ये रहता है कि इधर से भी पढ़, उधर से भी पढ़, ये वाली क्लास हम्म देख, उधर से भी क्लास देख, ये वाले नोट्स देख, ये वाली किताब देख, मतलब घर में नोट्स शायद कम मिलेंगे इतने जितने पीडीएफ्स मिल जाएंगी। हर क्लास के हम्म बाद बच्चों को पीडीएफ चाहिए। हर, चलो मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन एक सब्जेक्ट की 6 पीडीएफ्स, मतलब ये कोई कोई मतलब कुछ, ये कोई
ऑथेंटिसिटी तो नहीं है कि एक टॉपिक की आप छह छह पीडीएफ पढ़ रहे हो। अरे कार्डियोवास्कुलर हम्म सिस्टम उठाया तो क्या उसको छह जगह से थोड़ी पढ़ेंगे मतलब। हम्म तो इसमें आपका क्या बुक के रिसोर्स। कंफ्यूजन हो जाए। हाँ तो वो अब मैं आपके थ्रू ही क्लियर कर सकता हूँ। बताइए। तो एक ही सोर्स रखो अपना, एक ही जो नोट्स है उसे बार बार पढ़ो, रादर देन 6 से 7 नोट्स पढ़ना। क्योंकि आपका दिमाग ऐसे ही काम करता है, एक ही नोट्स बार बार पढ़ोगे तो वही ज्यादा आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा, वही आपको एग्जाम के टाइम पे रिकॉल होगा। वो नहीं जो मतलब आपने समझो अगर 3 4 नोट्स से पढ़ लिया तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि हाँ ये आपने एक भी प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पाए ना। अगर एक ही प्रॉपर रिवाइज कर दे तो एग्जाम में लॉन्ग टर्म मेमोरी में से वो रिकॉल हो जाता है। लेकिन मुस्कान मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पर भी कि एक काम और कर सकते हैं कि चलो ठीक है, हमें नोट सबके देखने जरूरी हैं, मतलब देख सकते हो अगर लगता है कि कुछ इसमें नया पॉइंट है, एडिशनल कोई है नई तो ट्रिक है, हमारे नोट्स में ज्वाइन कर लो। ऐड कर लो। हाँ रखो से सोर्स सेम ही, एक ही सोर्स रखेंगे, लेकिन उसके अंदर हाँ, ऐड करा जा सकता है कि हाँ ऐड करते जाए। भाई भाई मान लो हम तो चलो अभी आए हैं, कुछ 10 20 साल से मतलब आप लोग जो है 4 5 साल से पढ़ते हुए आ रहे हो, मतलब बी फॉर्म से डी हम्म फॉर्म से पढ़ते हुए आ रहे हो। तुम्हें लगता है कि यार हम्म। शुभम सर ने कोई ट्रिक बताई तो ऐड कर ली। तुमने देखा कि हाँ। किसी किताब के अंदर से कोई बुक नहीं देखी, गलती से हम्म किसी फ्रेंड ने शेयर कर दी, तुमने देखा कि हम्म यार मैं इसको ऐसे पढ़ रहा था, इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। सोर्स सेम हम्म। रखा, मतलब उसके बेसिक सेम रखे लेकिन उसको ऐड कर दिया। ऐड किया। ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती मैं है। यही भी करती थी, ये यही करती थी मैं। यही एग्जैक्टली करती है। exactly। मतलब हाँ, कि अगर मेरे ऑलरेडी के जो नोट्स थे वो तभी तो थे। नंबर अच्छे आए हैं, तभी तो नंबर अच्छे आए हैं। हाँ काफी बच्चे ये हाँ करते ही हैं। हाँ, फिर आप जो बोलते थे वो ऐड कर लेती थी। फिर अगर मुझे कुछ नया एमसीक्यू दिखेगा तो मैं वो ऐड कर लेती थी, कुछ नई इंफॉर्मेशन दिखे तो वो ऐड कर लेती थी। कभी कभी अगर कंसेप्ट कुछ समझ नहीं आ रही कोलॉजी की तो केडी त्रिपाठी भी पढ़ लेती थी। बढ़िया बढ़िया, स्टैंडर्ड बुक कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी नहीं छोड़नी चाहिए नहीं स्टैंडर्ड नहीं, बुक। नेवर नेवर। नेवर नेवर। अच्छा मैं अभी भूल के क्या पूछ रहा था, आपने कुछ बोला था अभी कि हाँ 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 आया याद, कि ये जो एमसीक्यू जो ऐड करते थे, काफी बच्चे क्या करते हैं एमसीक्यू के ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो कैसे नोट्स बनाए जाएं, क्या पूरे एमसीक्यूज को लिखा ले जाए, मतलब कैसे आपने कैसे करा पहले बताओ फिर मैं बताता हूँ। वो मतलब टॉपिक वाइज होना चाहिए, हम्म, रैंडमली नहीं होना चाहिए ये मेन। बात हाँ हाँ। हाँ, तो क्योंकि कैसे अगर ऐड कर। रैंडम जाएगा, मतलब अगर टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली बुक आती है मार्केट में बहुत सारी, तो अगर मैंने अभी सीवीएस का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर सीवीएस पढ़ा है तो उसमें उसके रिलेटेड मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए उन टॉपिक पे। तो उन टॉपिक में से जो एमसीक्यू में मुझे नहीं आया या फिर मुझे कुछ नया पता चला, तो फिर मैं वो पॉइंट मेरे नोट्स में ऐड कर लूंगी हम्म, कहीं पे, तो कि ये ऐसा होता है, ऐसे ऐड करना चाहिए। लेकिन वो रैंडम नहीं होना चाहिए, वो random। टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज होना चाहिए, तो फिर वो यूजफुल है। रैंडम हो जाएगा तो फिर क्या ही याद रखेंगे ना, इसका ये था क्या उसका वो था, कंफ्यूजन कंफ्यूजन। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ। अभी जो हम कर रहे हैं, जैसे कि अभी जो मेरी सीरीज चल रही है उसके अंदर मैंने क्या करा, अभी जो काफी प्यार भी मिल रहा है बच्चों का उसमें, वो करा भी हम्म मैंने सेम। मैंने क्या करा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए, खाली ये नहीं कि हम्म किसी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए। फिर जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे अभी मैंने कॉलोजी खत्म करी है, मतलब खत्म क्या करी है, मिड चल रही है, तो जो भी हम्म टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मतलब मान लो ब्लड पढ़ा रहा हूँ, तो हम्म ब्लड को कितनी बार पूछा गया, किस पेपर में पूछा गया, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हुए, उन सबको पहले, जिससे कि हम्म तुम्हें पता लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, माइंड मेकअप बनेगा। देन थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी किस पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके हम्म बाद सैंपल क्वेश्चंस को रखा जाएगा कि हाँ अगली बार ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब मैं बच्चों से भी यही कहता हूँ, नोट्स को भी इसी प्रकार से बनाओ कि भाई पहले अपना टॉपिक, टॉपिक के साथ ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन की ऐसा पढ़ाया था, और अब कैसे बन सकते हैं खुद के भी। एमसीक्यू बनाना कोई इतनी टिपिकल चीज तो नहीं, खुद से भी तो पढ़ सकते नहीं। हैं ना कि। हाँ, लाइन लाइन एक लाइन पढ़ के ना हम उसका एमसीक्यू बनाएंगे ना, तभी भी वो मतलब याद आएगा हमें कभी भी किसी बाद के में। ऊपर भी रिलाई ज्यादा नहीं करना चाहिए, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो। खुद का खुद गाइड सबसे बड़ा, क्योंकि तुम्हें पता है ना यार कि मेरी क्या कमजोरियां हैं, मेरी क्या कमियां हैं, मैं कहाँ इंप्रूवमेंट नहीं, की नीड है।
चलो, एग्जैक्टली सर। काफी काफी जो है थिंकिंग मिल रही है, तो काफी अच्छा जो है हमारी चीजें भी चल रही है। चलो यार, एक बात और बताओ मुस्कान, बच्चे सभी ये रिवीजन के ऊपर मैं काफी फोकस करता हूँ। और तुमने भी बताया कि तुम्हारी जो है प्रिपरेशन के अंदर जो है रिवीजन का थोड़ा सा महत्व रहा है, तो वो थोड़ा रहा है, कितना रहा है, या फिर रिवीजन ही सब कुछ है बहुत क्या? बहुत बहुत सब कुछ वही है, रिवीजन ही सब कुछ है। मतलब अगर पढ़ा, 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन तुम्हारी रिवीजन ही नहीं प्रॉपर हुई, तो फिर क्या ही उसका फायदा है आपको। इसलिए रिवीजन इज द की टू सक्सेस। फिट है यहाँ पे लाइन ये। रिवीजन तो मैं पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद उसको दोबारा जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो वो माइंड में जाएगा ही कैसे? ये तो इसमें तो मतलब नो डाउट। चलो, हाँ, तो एग्जैक्ट। उसके बाद एक और बात बताओ कि कितने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं जो हमें पता है कि हाँ स्पेसिफिकली ये क्वेश्चंस बनने ही हैं। हमें पता और हम्म। खुद को पता भी होता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, जैसे कोलॉजी है, कोलॉजी की हम्म। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आता है आता आता ही आता है। अब बच्चे उसको भी छोड़ जाते हैं या उसको नहीं पढ़ रहे, तो तुमने कैसे उसको टैकल करा? मतलब जितने डिफिकल्ट सब्जेक्ट कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि ऐसे टॉपिक्स, तो उसको कैसे आपने टैकल करा? तो कोलोजी की क्लासिफिकेशन तो मैं रोज, मतलब रोज उसको देखना, सिर्फ एक 10 मिनट के लिए रोज देखना, एक दो दो क्लासिफिकेशन पर डे, सिर्फ उसको देखना। और ऐसे उसके रिलेटेड जो है वो मैकेनिज्म उसका देखना पहले। फिर अगर उसका मैकेनिज्म हमें पता होगा, तो फिर उसका क्लासिफिकेशन याद रखना आसान हो जाता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक बुकलेट बनाई थी, और उसमें पूरे क्लासिफिकेशन है मेरे कोलॉजी के। और वहां पे साइड में मैंने उसके रिलेटेड, मतलब अगर क्लासिफिकेशन है, तो वो ड्रग ड्रग का मैकेनिज्म, मतलब वो क्लास का, और वो ड्रग का जो मेन एडवर्स इफेक्ट है, या फिर क्या वो अलग यूनिक ड्रग है, वो लॉन्ग एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, क्या अलग करता है वो ड्रग, वो सारी चीजें लिख के एक बुकलेट बनाया था। तो मुझे उससे बहुत ज्यादा आसानी हो गई वो पढ़ने में। और बढ़िया। मेरा टाइम भी लास्ट लास्ट में बहुत रिड्यूस हो गया था रिवाइज करने का, क्योंकि हम्म, मुझे अभी पूरे नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। हम्म, मुझे सिर्फ वो बुकलेट देखनी है, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करना है। मतलब वहां पे सब साइड में लिखा था मैंने कि उसका हम्म। मैकेनिज्म ऑप्शन ये है, ऐसा करना है, उसका एडवर्स इफेक्ट ये है, तो याद हो जाता था क्लासिफिकेशन वहां से अच्छे से। बढ़िया बढ़िया, तो काफी बच्चों को हेल्प मिलेगी कि भैया बुकलेट बना लो। मुस्कान की हाँ, जगह अगली बार तुम्हें आना है लिस्ट के अंदर, तो भैया बुकलेट बना लो, जरूर क्लासिफिकेशन जरूर कर सर। लो। और मैं भी कहता हूँ बच्चों से कि यार, मैं तो कहता हूँ एमआर से चुरा लो, अपने छोटे छोटे पैम्पलेट चुरा लो, उसके ऊपर हम्म। लिखो और उसको चिपका दो जहां पर पढ़ते हो। चिपका जब भी दो। सुबह उठो तो एक 5-10 मिनट के लिए, मैं कह रहा हूँ चलो 15 मिनट का भी टाइम निकाल लो, और उसके सामने बस खड़े होकर कुछ मत करो, सिर्फ उसको देखते भी रहोगे तो वो भी देख, माइंड में जाता रहता है। फोटोग्राफिक मेमोरी में आ जाएगा तो फिर। मैं ये बच्चों से कहता हूँ, नहीं सुनते, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पता नहीं सुनते हैं वैसे बहुत बच्चे ऐसे सुनेंगे सर, सुनेंगे। हैं। चलो ठीक है। तो अब ये बताओ, अभी तो तुम बहुत मुस्कुरा रही हो, नाम भी तुम्हारा मुस्कान है, मुस्कुराती भी रहती हो, लेकिन थैंक जब वो टफ टाइम था, या फिर कह लो कि वो जो पूरी प्रोसेस चल रही थी, जर्नी चल रही थी, क्या तब भी इतना ही मुस्कुरा रही थी? या नहीं भी नहीं। मुस्कुरा रही थी तो खुद को मोटिवेट कैसे रखा? क्योंकि काफी बच्चे यही सोच रहे हैं कि भैया कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा जाए। देखो, मोटिवेशन तो वैसे अंदर से ही होती है, लेकिन अब तुमसे जानना चाहेंगे। देखो, हम तो पढ़ाते ही रहते हैं, तुम बताओ कि तुमने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा इस पूरी जर्नी में। नहीं, ये जो मेरा स्माइलिंग फेस है वो पूरी जर्नी में तो बिल्कुल नहीं था ये। मतलब डिमोटिवेशन भी आ गया था बीच में, कि क्या होगा कि नहीं, कैसे होगा, क्यों कर रही हूँ क्या। फिर लेकिन बाद में याद आया कि अभी तो मैं फाइनल ईयर में हूँ। फिर अगर फाइनल ईयर के बाद जो बी फार्म फ्रेशर की सैलरी होती है, मतलब ओहो। पैकेजेस होता है, बहुत ज्यादा कम है वो, मतलब नॉट एक्सपेक्टेड फॉर दैट। मतलब मोटिवेशन ऐसा रखा है तुमने जो जो वो मतलब सभी की कमजोरी है। चलो। हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो बी फार्म के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब लगता है, तो फिर लाइफ तो सेट ही हो गई ना। तो यही मेरा सबसे ज्यादा मोटिवेशन था कि कुछ भी हो रहा है होने दो, मुझे पढ़ना है। सिलेक्शन होना नहीं होना वो बाद में देखेंगे। मेरे हाथ में क्या है, पढ़ना, तो मैं पढ़ूंगी। ये पॉइंट बहुत अच्छा था कि मेरे हाथ में क्या है भैया, मेरे हाथ में क्या है। अब काफी बच्चे कहते हैं इसमें धांधलेबाजी होती है, इसके अंदर फ्रॉड हो गया, इसके अंदर पैसा वो चला हमारे गया, हाथ में ऋषि, मैं नहीं। कहता हूँ भाई
चलो मैं कह रहा हूँ चला गया, वैसे तो नहीं जाता, मैं कह हम्म, रहा हूँ चला गया, एक पे चला गया होगा, हम्म, दो पर चला गया होगा, अरे एक सीट तो बची होगी, हमारे हाथ में क्या है? अब हम उसको बैठकर सोचते रहेंगे क्या हमारे हाथ में क्या है? पढ़ाई। तो मुस्कान ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई देखो हमारे हाथ में क्या है, कर्म। हाँ कर्म है हमारे हाथ में, कर्म क्या है? पढ़ाई। अब बाद में क्या होगा वो तो ऊपर वाला जाने, हमारी किस्मत जाने और हमारी हाँ। मेहनत, है ना? तो वो सब नहीं। और ऐसा भी होता है कि अगर आपने पूरे दिल से पढ़ाई की है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन कोई ना कोई एग्जाम में आगे जाके आना ही है, क्योंकि पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत उच्च विचार आपके, बहुत उच्च विचार। चलो। अच्छा, कभी कभार ये भी आता होगा कि यार इतना पढ़ाई छोड़ दूं, मैं गिव अप कर दूं, है ना? कई होता है ना बच्चों को हाँ, कि यार इतने की जॉब तो लग रही है फार्मेसी में, क्योंकि देखो जॉब की तो कमी नहीं है, प्राइवेट जॉब तो बहुत है। हाँ, नहीं, मतलब कभी नहीं, नहीं। भूखा तो नहीं मरता फार्मेसी वाला बच्चा, तो मेरे को इसलिए प्रोफेशन, जो काफी बच्चे गाली भी देते हैं प्रोफेशन को, ऐसा नहीं है। तुम दूसरे प्रोफेशन उठाकर देखो, या तो बहुत ही बूम कर रहे हैं या फिर बिल्कुल भी बूम नहीं कर रहे। हम्म, एटलीस्ट हमारे प्रोफेशन में ये तो है कि इंसान भूखा नहीं मरता, अपने लिए हाँ। तो कमाई लेता है ना? तो तुम ने क्या मतलब ऐसा, मतलब कई बार आया होगा ना गिव अप कर दूं, कई बार आया होगा क्या छोड़ दूं, तो मतलब ऐसा कुछ अपने आप को इससे कैसे ओवरकम करा, कुछ उसके बारे में बताओ। ऐसे तो लग रहा था कि छोड़ दूं, बट अगेन वो वही सब था कि गवर्नमेंट है तो अगर कर लिया तो ठीक है, मतलब हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो जो भी पड़ा हुआ है वो तो वेस्ट नहीं जाएगा। सरकारी नौकरी बाबू भैया, सरकारी नौकरी। अच्छा, इसमें कुछ अपना कुछ सेक्रीफाइस भी लगा, कुछ लगा कि हाँ यार इसको करने के लिए मेरे साथ ये हो गया, मतलब मैंने ये सेक्रीफाइस करा है इस पूरी जर्नी के अंदर, तो वो कुछ है कुछ ऐसा, या फिर सब स्मूथ? सैक्रिफाइस तो वही कि सोशल मीडिया कम एक हो गया था, एकदम फ्रेंड से कांटेक्ट कम, रिलेटिव के वहां पे जाती नहीं थी ज्यादा, कुछ फंक्शन वगैरह अटेंड नहीं करती थी। और मेन सैक्रिफाइस मुझे ये लगता है कि हमारी इंडस्ट्रियल विजिट रहती है फोर्थ ईयर में, तो वो गोवा ट्रिप थी, तो मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना था, तो फिर मैंने वहां पे भी नहीं, मतलब वो कैंसिल कर दिया, नहीं गई वहां पे। सुन लो बच्चों, सुन लो। गोवा ट्रिप छोड़ी है मुस्कान जी ने, तब जाकर अच्छी रैंक आ पाई है। अभी तुमसे कह दिया जाए कि चल रहे हैं यहाँ, शादी है, हाँ, क्या जा रहा है भैया, 15 मिनट की ही तो बात है, खाना खाकर वापस आ जाएंगे, नहीं। वो माइन्यूट माइन्यूट मिनट भी गिनी जाती है, वो छोटे छोटे पल भी गिने जाते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो एक रिदम के हिसाब से चलता है। अगर हमने उस 15 मिनट को निकाल कर कहीं और लगा दिया, तो उस 15 मिनट का भुगतान कितना बड़ा करना पड़ता है वो हमको बाद में पता लगता है, क्योंकि जब हम पढ़ने एग्जैक्टली। बैठते हैं तो उस माहौल को बनने में ही समय लग जाता है। अभी हम डीजे नाइट से आ गए, अभी हम कहीं से पढ़कर, अभी हम कहीं गए थे, शादी में गए, कहीं गए, तो उस माहौल के अंदर, क्योंकि वहां पर जो चल रहा होगा वो भी तो दिमाग में चलता है ना वहां पर बैठने में। यार दोस्त हम्म, था यार, उसका तो बड़ा अच्छा पैकेज लग गया यार, उसने तो यार ये कर लिया, अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी जरूरी हो जाती है पेपर के टाइम पे। चलो ये तो बात हो गई इन सब के बारे में, अब ये बताओ कि एग्जाम डे का क्या एक्सपीरियंस था आपका, ये बताओ। एग्जाम डे का एक्सपीरियंस, हम्म। पहले तो वो जो सेंटर था वो बहुत ज्यादा दूर था, अच्छा। और हम पूरी रात मतलब ट्रैवल करके पहुंचे थे वहां पे, तो नींद तो नहीं हो पाई थी ज्यादा। फिर लेकिन मेरे फैमिली और फ्रेंड्स ने पूरा पूरा सपोर्ट किया मुझे, मेरी पूरी फैमिली आई थी छोड़ने अरे। सेंटर तक। तो वो एक मेरे लिए मोटिवेशन था, मेरी फैमिली वैसे भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। फिर सेंटर में अंदर गए, फिर वहां पे एक एग्जामिनर जो थे, उनका एक अलग ही सरप्राइजिंग रिएक्शन था मेरी एज को लेके, कि तुम यहाँ कैसे आ गए, मतलब इतनी छोटी, मतलब अ, मेरे से छोटा कोई तो है इस सेंटर में, ऐसे बोला उन्होंने, तो मेरे सरप्राइजिंग रिएक्शन आ गया कि सच में मैं इतनी छोटी हूँ। क्योंकि मेरे आसपास जो थे वो ज्यादातर एक तो एमफार्म वाले थे, नहीं तो डिप्लोमा विद एक्सपीरियंस वाले थे, तो ये ये ज्यादा सरप्राइजिंग था तभी मुझे। मेरा मन भी था तुमसे मतलब ये बातचीत करने का कि यार इतनी कम एज के अंदर एकदम से ही करने के बाद डिप्लोमा, और एकदम से ही और एकदम से ही मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब हाँ, फर्स्ट मेरी अटेम्प्ट अभी ही है। तक की फार्मासिस्ट के वैकेंसी के लिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए ये फर्स्ट एग्जाम थी, फर्स्ट लाइफ की फर्स्ट एग्जाम थी। चलो ये भी बढ़िया है।
चलो, तो काफी कुछ बच्चे भी इस चीज से सीखेंगे, और काफी कुछ बच्चे भी। अब मैं बस एक दो बात और करना चाहूंगा आपसे कि हम्म। आपको बच्चों से क्या कहना चाहोगे कि मेन प्रिपरेशन में क्या क्या मिस्टेक्स को वो अवॉइड करें, और दूसरा अपने आप को कैसे सेल्फ मतलब कह सकते हो कि डिसिप्लिन में रखें इस पूरी जर्नी के अंदर। तो मैं टिप्स देना चाहूंगी कुछ कि गिव मॉक टेस्ट, डोंट अवॉइड मॉक टेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज प्रॉपरली। अगर आपने 60% भी सिलेबस कंप्लीट किया है ना, उसको पूरा पूरा रिवाइज करके जाओ, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और थर्ड चीज जो है वो है अ, आप जो टेस्ट देते हो मॉक टेस्ट, वहां पे जो मिस्टेक होती है वो मिस्टेक राइट डाउन कर लो, या फिर उसके लिए कोई तो बुक बना लो कि ये मिस्टेक है मेरी, तो वो मिस्टेक वापस से रिपीट नहीं होना चाहिए एग्जाम में। और अ, और चौथी जो टिप है वो है डोंट ओवर थिंक, डोंट ओवर स्ट्रेस योर सेल्फ। जो होना है वो होगा। हमारे हाथ में क्या है कि हम पढ़ाई करें, तो पढ़ाई करो। और थिंकिंग और स्ट्रेस में मत जाओ, ज्यादा होगा नहीं होगा वो सब बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल क्या है, फिलहाल हमारे हाथ में क्या है वो करो। बढ़िया बढ़िया मुस्कान। अगर तो और सैचुरेशन आ जाता है थोड़ा पढ़ाई करके, या फिर डिमोटिवेट फील करने लग जाते हो, तो अपने अच्छे जो फ्रेंड्स है जो आपको इंस्पायर करते हैं या मोटिवेट करते हैं उनसे बात कर लो, घर वालों से बात कर लो। या फिर अगर आपको बाहर जाना पसंद है तो घूम के आओ या फिर मूवी देखो, और माइंड फ्रेश करके फिर से अपने पढ़ाई पे लग जाओ। और मेन तो कंसिस्टेंट रहो। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हो ना रोज, तो पढ़ो, 2 घंटे रोज पढ़ो। कंसिस्टेंसी रख। एकदम, हाँ कंसिस्टेंसी रखो और रिदम ब्रेक मत करो, क्योंकि अगर रिदम ब्रेक कर लिया ना, तो वापस से वही रिदम में जाने के लिए फिर 2 दिन चले जाएंगे। बढ़िया। तो एट लास्ट टिप बच्चों के लिए यही थी कि मुस्कान जी ने कहा, उससे एक ही क्रक्स निकल कर आया कि कंसिस्टेंसी रखो। ठीक है, और पढ़ते रहो और तैयारी करते रहो। अब मुस्कान जी से हम भी जानना चाहेंगे, भैया कहाँ जाकर रुकोगे? कहाँ, मतलब अब एम्स में भी नहीं जा रहे हो आगे, अब आरआरबी का फॉर्म आपने भरा नहीं है, अब आगे क्या हम्म। आपने सोचा है, कहाँ जाकर रुकना है आपको, मतलब क्या चाहती हो आप अपने जीवन से? आ, मैं चाहती हूँ कि मैं एम फार्म करूँ, और एम फार्म के बाद पीएचडी वर्क, फिर पीएचडी के बाद जॉब, फिर जॉब करते करते फिर अपनी एक कंपनी खोल ली है। ओहो, ये है, ये है महत्व, ये है, ये देखो जो है बिजनेस माइंड है मुस्कान जी का। चलो, तो मतलब इन्होंने जो है एग्जाम जो है सिर्फ अपने आप को मूल्यांकन करने के लिए दिए भाई, मूल्यांकन कर हम्म। रही है खुद का कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या स्टैंड कर रही हूँ, बीच में जरूरत कंपटीशन में। पड़े तो शायद जॉब भी करी जाएगी। बट मेन उद्देश्य हाँ, क्या है कि एक्सपीरियंस लेकर अपना ही कुछ सेटअप करना है। सेटअप करना है, काफी एग्जैक्टली अच्छा सर। लगा मुस्कान आपसे ये सब जानकर। एक लास्ट टिप और थैंक दे यू। दो बच्चों को कि क्या करें, बच्चे आरआरबी का पेपर आ रहा है, डीएसएसबी का पेपर आ रहा है, और अभी सिर्फ 28 से 30 दिन बचे हुए हैं, तो एक लास्ट टिप, मतलब दो लास्ट टिप दे दो बच्चों को बस जाते जाते, क्या करें बच्चे? तो लास्ट टिप यही है कि कंसिस्टेंसी रखो, वो ब्रेक मत करो। हम्म, हम्म, पहली ये। और सेकंड जो है वो आपको फॉलो करो पूरी तरीके से। चलो, ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है। हाँ, चलो। क्योंकि आप जो है वो बहुत ज्यादा कम कम कर देते हो हमारा काम। पूरे प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ना हमारे सामने एक पूरा अ, एक मतलब इसे मिठाई टाइप रख देते हो कि ये रखा है बेटा खा लो, चलो। सिर्फ हमें वो खाना होता है। चलो, तो मुस्कान काफी अच्छा लगा यार तुमसे बात कर कर। और दूसरा, मैं खुद चाहता हूँ कि फार्मेसी में आपके जैसे ही बच्चे आए, मैं खुद चाहता हूँ कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी मुस्कान के जैसा बनने की कोशिश करो, मुस्कान जैसा भी नहीं तो मुस्कान से और भी अच्छा बनने की कोशिश करो, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि देखो, जब मुस्कान जैसे बच्चे काफी ज्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, इस फार्मेसी में आएंगे, तो जो हमारी दिक्कतें हैं ना, जो हमको लगता है कि यार फार्मेसी ऐसा, फार्मेसी वैसा, फार्मेसी ऐसा, वो अपना आप दूर हो जाएंगे। मतलब क्या क्या कमी है, पढ़ाई की कमी है, अपने ऊपर सुधार की कमी है, अपने ऊपर मेहनत की कमी है। अगर हम इसको पूरा कर लेते हैं, एग्जैक्ट। जी जान से पढ़ लेते हैं, तो हम जैसा नोबल प्रोफेशन नहीं एग्जिस्ट करता।
डॉक्टर्स को समझाने वाले कौन है? फार्मासिस्ट। कौन है? फार्मासिस्ट। दवाइयाँ बनाने वाले कौन है? हम्म। फार्मासिस्ट। दवाइयों को फार्मासिस्ट। समझाने वाले कौन है? फार्मासिस्ट। तो यार इससे ऊपर नोबल प्रोफेशन नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिक्कत कहाँ है? हम पढ़ते नहीं है। हम सिर्फ पेपर से एक दिन पहले पढ़कर, कुछ किताबें होती हैं सभी को पता है, एट लास्ट उसी को पढ़कर जाते हैं, अगले दिन लिख ही आते हैं, पेपर में पास हो जाते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं, जाकर नौकरी करना शुरू कर देते हैं। जब आता ही नहीं तो आगे अपने आप को एक्सपेंड कैसे करेंगे? तो एक यही पहल है। हम भी चाहते हैं कि इसको, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए। मैं खुद चाहता हूं कि ऐसे बच्चे हमारे साथ आए, और इसीलिए मैं 2021 में पहली बार आया। लेकिन अब जब एसबीआई क्लर्क फार्मासिस्ट के बाद अब दोबारा से आ गए कि भाई जरूरत है, जरूरत है, सभी को जरूरत है। तो ये सब कुछ बढ़िया रहा। चलो मुस्कान, काफी अच्छा लगा आपसे बात कर। मिलते थैंक रहेंगे यू। अगली बार फिर, जब कुछ और बड़ा अचीव करोगी, या फिर जब बच्चे डिमोटिवेट फील कर रहे होंगे, बच्चे कहेंगे कि यार मुस्कान दीदी से एक बार बात करा जाए, मुस्कान मैम से बात कराई जाए भैया, तो फिर मुझे दोबारा से आपकी याद आएगी और फिर दोबारा से कहना करेंगे, पर ठीक है मेरे सर, संपर्क में नो आप प्रॉब्लम। रहेंगी। नो प्रॉब्लम्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुस्कान, कुछ कहना चाह रही हो मुझे लग रहा हाँ। मैं वो शायरी बोलना चाहती थी आपके लिए। है। अपनी रोशनी से अंधेरे को मिटाते हैं, ज्ञान से मंजिल का रास्ता दिखाते हैं, मेहनत और समर्पण जिनका है अभिमान, आपको मेरा दिल से सलाम। अरे अरे, शुक्रिया शुक्रिया मुस्कान, शुक्रिया। मुस्कान जैसे बच्चे मैं खुद चाहता हूँ फार्मेसी प्रोफेशन में भर भर कर आए। तो मुस्कान, थैंक यू सो मच। आपके इन प्यारे प्यारे शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी इसी थैंक यू सो मच। इंटरव्यू को, इस बात को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं अगली थैंक वीडियो में सीधे के साथ। तो कैसी लगी आप लोगों को मुस्कान की ये बातचीत? कैसी लगी मुस्कान की पूरी पर्सनैलिटी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। बाय बाय बच्चों। बाय बाय मुस्कान। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सो मच अगेन ओके बेटा, फॉर ओके। गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। ओके ओके ओके, बाय बाय।